स्टूडेंट, आप सभी का केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग क्वथनांक के उन्नयन के बारे में पढ़ेंगे। क्वथनांक के उन्नयन से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। अगर किसी द्रव का मान लेते हैं वाष्प दाब 100 मिलीमीटर है, तो आप इसको तब तक गर्म कीजिए जब तक इसका वाष्प दाब एक वायुमंडल यानी 760 मिलीमीटर के बराबर ना हो जाए। जिस ताप पर इस द्रव का वाष्प दाब बढ़कर 760 मिलीमीटर यानी एक वायुमंडल के बराबर हो जाएगा, वही उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वथनांक जब आपको समझ में आ गया तो हम क्वथनांक के उन्नयन को समझते हैं। ठीक है, क्वथनांक के उन्नयन के लिए हम यहाँ पर दो द्रव लिए हुए हैं हमने। अब इन दोनों द्रवों में पहले द्रव में हमने लिया शुद्ध वाष्पशील द्रव, जैसे कि पानी है, शुद्ध वाष्पशील द्रव है, इसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिलाया गया है। और दूसरे चित्र में उसी पानी में हमने अवाष्पशील विलेय, जो नीले रंग से दिखाए गए अणु हैं, वो अवाष्पशील विलेय के अणु हैं जो वाष्पित नहीं हो सकते हैं। अब पहले चित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसकी सतह से जो भी अणु वाष्पित होंगे वो पात्र की दीवार से टकराकर पुनः वापस लौटेंगे और ये द्रव की सतह पर जो दाब लगाएंगे यही दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब यहाँ पर अगर काउंट किया जाए तो कुल कितने अणु वाष्पित हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अणु वाष्पित हो रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक अणु अगर 50 मिलीमीटर का दाब लगाता है तो 8 अणुओं द्वारा कुल लगाया गया वाष्प दाब कितना होगा? 400 मिलीमीटर। ठीक है, अब विलयन में अगर आप देखिए तो यहाँ पर जल के सभी अणु वाष्पित होंगे और वाष्प अवस्था में वो वापस लौटकर द्रव की सतह पर दाब लगाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब। अब यहाँ वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या 5 है, क्योंकि विलेय के अणु कभी भी वाष्पित नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या चित्र के अनुसार 5 है। अब अगर एक अणु 50 मिलीमीटर का दाब लगाता है तो यहाँ पर जो वाष्प दाब है वो वाष्प दाब कितना है? 250 मिलीमीटर। ठीक है, अब अगर हमको इन दोनों ही द्रवों का क्वथनांक निकालना है तो इन दोनों का वाष्प दाब हमको किसके बराबर करना होगा? हमको बराबर करना होगा 760 मिलीमीटर के। तो चलिए दोनों द्रवों को गर्म करते हैं। जब आप इन दोनों द्रवों को यहाँ पर गर्म करेंगे, मान लेते हैं हम दोनों द्रवों को ऐसे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों द्रवों को गर्म करने पर आप यहाँ देखिए इसका वाष्प दाब 400 है और इनको पहुँचाना कहाँ तक है? 760 तक, जबकि इसका वाष्प दाब 250 है और इसको भी पहुँचाना है कहाँ तक? 760 तक। तो आप बताइए पहले वाले द्रव को यानी शुद्ध द्रव को ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा या विलयन को ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा? तो यहाँ देखिए 400 से 760 पहुँचाना वो थोड़ा आसान है 250 से 760 पहुँचाने की तुलना में। इसका मतलब शुद्ध वाष्पशील द्रव का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है, जबकि जो विलयन है उसका क्वथनांक हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो चलिए वाष्पशील शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमने माना है TB0, बी फॉर बॉइलिंग के लिए है, और विलयन का क्वथनांक हमने कितना माना है? ये हम मान लेते हैं TB है। अब चूंकि अभी मैंने बताया है कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमेशा क्या होता है? कम होता है, और जबकि विलयन का क्वथनांक हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। तो आप देखिए यहाँ पहले क्वथनांक कम था और बाद में क्या हो गया है? अधिक। क्वथनांक में हुई इसी वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन कब होता है? जब हम किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं, तभी क्वथनांक बढ़ता है। अब अगर यहाँ कोई पूछे कि क्वथनांक में कितने की वृद्धि हुई है, तो क्वथनांक में जो उन्नयन या वृद्धि हुई है जिसको हम डेल्टा TB से लिखते हैं, इसके लिए ये जो अधिक वाला मान है यानी जो TB है, इसमें से कम वाले मान को यानी TB0 को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं, और यही डेल्टा TB कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। आइए इस चीज़ को समझते हैं कि लिखा कैसे जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वथनांक की परिभाषा बताया गया है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह कहलाता है उस द्रव का क्वथनांक। इसके बाद यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि प्रत्येक द्रव का पहले तो क्वथनांक निश्चित होता है, लेकिन जब आप उस वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब विलयन के वाष्प दाब को अगर आपको वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है तो आपको शुद्ध विलायक की अपेक्षा अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि विलयन का क्वथनांक हमेशा शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। अब विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांकों का जो अंतर होता है वही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? डेल्टा TB से, जैसे मैंने कहा था। अब मान लेते हैं कि अगर हमारा वाष्पशील विलायक शुद्ध था
तो इसका क्वथनांक हमने TB नॉट जैसा ऊपर समझाया था मैंने। और इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाकर बनाए गए विलयन का क्वथनांक अगर TB हो तो क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालेंगे। देखिए ये है डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB नॉट। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कि क्वथनांक में उन्नयन का विलयन की मोललता से संबंध क्या होता है। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन का विलयन की मोललता से जो संबंध है उससे पहले आपको बता दें, इस सूत्र में हम दो प्रकार के यम का यूज़ करेंगे। एक यम जो हम थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे और एक यम जो हम सबसे सिंपल बनाएंगे। यहाँ पर ये जो यम बनाया गया है ये मोललता के लिए होगा, ठीक है, ये हमारा मोललता के लिए होगा। और जो हम सिंपल यम ऐसे बनाएंगे ये विलेय के अणुभार के लिए होगा, ठीक है। दो यम है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं पहले इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको क्वथनांक में उन्नयन और विलयन की मोललता में संबंध समझना है तो प्रयोगों द्वारा ये निकाला गया है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है यानी क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वो विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में इस चीज़ को बताया गया है कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती है यम के, ठीक है। यहाँ देखिए यम मोललता के लिए ये वाला यम बनाया गया है। अब देखिए डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू यम हो जाएगा। बाद में अगर आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पर बराबर के साथ साथ एक स्थिरांक लाते हैं KB, और KB उन्नयन के लिए लाया गया स्थिरांक है, इसीलिए इसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्योंकि मोललता और उन्नयन के लिए लाया गया स्थिरांक है इसीलिए इसको हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम मान लेंगे कि विलेय और विलायक का भार, ध्यान दीजिएगा, हमने विलेय का भार स्मॉल w माना है, विलायक का भार कैपिटल W, और जो विलेय का अणुभार है वो हमने यम माना है। देखिए यहाँ पे हमने विलेय का जो अणुभार माना है वो यम माना है, ठीक। अब इसके बाद आप बताइए, जब आपको विलेय का भार पता है और विलेय का अणुभार पता है तो विलेय के मोलों की संख्या निकल जाएगी स्मॉल w/m से। इसके बाद हमने विलायक का भार कैपिटल W ग्राम माना है, इसको अगर हम किलोग्राम में बदलते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल W डिवाइडेड बाई 1000। किलोग्राम में क्यों बदलते हैं? क्योंकि मोललता के सूत्र में विलेय के मोलों की संख्या को भाग करते हैं विलायक का भार जो कि किलोग्राम में होना चाहिए। फिर हम मोललता का सूत्र लगाएंगे। देखिए हमने मोललता का सूत्र लगाया है और मोललता का सूत्र निकालने के बाद यहाँ पर देखिए हम यम का मान निकाल ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो यम का मान आया है वो आ गया इतना, ठीक। यम का यही मान हमको ले जा करके इस समीकरण 1 में रख देना है। जब समीकरण 1 में हम मान रख देंगे तो हमारे पास देखिए ये सूत्र आ जाएगा डेल्टा TB बराबर KB इंटू 1000 इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई कैपिटल W इंटू स्मॉल यम, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, यही जो आपने यहाँ KB लिखा यही मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो अगर आप देखिए सूत्र से ज्ञात करना होगा तो KB बराबर क्या हो जाएगा, KB बराबर हो जाएगा डेल्टा TB इंटू, अब ये कैपिटल W इंटू स्मॉल यम है, हम स्मॉल यम को पहले लिख दे रहे हैं, आपकी इच्छा करेगी कैपिटल W को पहले लिख दीजिएगा, और डिवाइडेड बाई कितने से करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1000 इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल w, ठीक है। ये तो सूत्र है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्वथनांक में उन्नयन जो आपने निकाला है ये मोलल उन्नयन स्थिरांक होता क्या है, सूत्र तो मोलल उन्नयन स्थिरांक आपने निकाल लिया इस सूत्र से, लेकिन मोलल उन्नयन स्थिरांक होता क्या है? तो देखिए अभी मैंने ऊपर के चित्र में आपको बताया था कि अगर आप किसी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोई वाष्पशील विलायक लिया था और इस वाष्पशील विलायक का हमने यहाँ पर लिया था 1000 ग्राम। ये किसका है? ये वाष्पशील विलायक है, और इसमें मैंने जो अवाष्पशील विलेय मिलाया है, क्या मिलाया है? अवाष्पशील विलेय, उसका कितना मोल मिलाया है? 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। अब परिभाषा सुनिएगा, किसी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो भी वृद्धि होती है वही कहलाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा में उस चीज़ का जिक्र किया गया है कि किसी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे KB से प्रदर्शित करते हैं, और देखिए इसी सूत्र से हमने यहाँ पर KB का सूत्र बना लिया है, ठीक है। अब ये जो सूत्र बन गया ये मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए। कई बार बोर्ड में आपसे कहता है कि नहीं हमको मोलर उन्नयन स्थिरांक भी बताइए। अगर आपसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहेगा तो क्या बदलाव करना है? देखिए अगर आपसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहेगा तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा में 2 जगह आपको बदलाव करना। पहला, जहाँ ये 1000 ग्राम दिया है ना, यहाँ आप 100 ग्राम कर दीजिएगा यदि मोलर कहेगा तो, और दूसरा
इसको KB से ना लिख करके हम केवल किससे लिखते हैं, K से। और यहाँ जो सूत्र में आपने 1000 लिखा है ना, उस 1000 की जगह पे कितना कर देना होगा, 100 कर देना होगा। तो देखिए हमारी अगली परिभाषा जो है वहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा भी यही है कि किसी वाष्पशील विलायक के 100 ग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो भी उन्नयन होता है उसे उस विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ध्यान देना यह है, अगर मोलर कहेगा तो सूत्र में आपको यहाँ पे 100 से भाग करना है, और अगर मोलल कहता है तो मोलल के लिए आप यहाँ सूत्र में कितने से भाग कर रहे हैं, 1000 से, क्योंकि वो परिभाषा के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक याद रखिएगा, केल्विन मोलल इनवर्स भी होता है या डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। एक चीज़ का याद रखिएगा, केबी का मात्रक या केबी का मान जितना केल्विन के लिए होता है उतना ही डिग्री सेंटीग्रेड के लिए होता है। तो बच्चे इसमें ज़रा भी परेशान नहीं होंगे कि आपको प्रश्न में केल्विन दिया है या डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। प्रश्न में तापमान जिस मात्रक में दिया होगा आपको उसको दूसरे मात्रक में नहीं बदलना है। ये नहीं कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया तो केल्विन में बदलेंगे या केल्विन में दिया तो डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केबी का जितना मान केल्विन वाले पद में आता है उतना ही मान डिग्री सेंटीग्रेड वाले पद में भी आता है। अब आइए इस पर हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा। ये मैंने मोलर आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पर आप इस सूत्र को देखेंगे तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक पदार्थ के 0.5 ग्राम को। एक चीज़ का ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पे स्मॉल w विलेय का भार है, कैपिटल W विलायक का भार है और स्मॉल m विलेय का अणुभार है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है एक पदार्थ के 0.5 ग्राम को, तो पदार्थ यानी विलेय का भार दिया है, तो देखिए ये स्मॉल w का मान हो गया 0.5। ठीक है, स्मॉल w के मान के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया 42 ग्राम बेंजीन में घोला गया, यानी बेंजीन विलायक है, विलायक का भार दिया जो कि हो जाएगा कैपिटल W। यह विलयन 80.175 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, यानी आपको मान दे दिया है किसका, विलयन का, TB का दे दिया है। शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक यानी आपको TB नॉट भी दे दिया है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक भी दे दिया है, और बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक 25.7 यानी किसका मान दे दिया है, KB का मान, और कह रहा है विलेय पदार्थ का अणुभार निकालिए। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको स्मॉल w का मान पता है, ठीक, कैपिटल W का मान पता है, चलिए ठीक है, 2 मान पता हो गए, और ये जो TB और TB नॉट दिया है ना, यहाँ से आप डेल्टा TB का मान पता कर सकते हैं। अभी आपने सूत्र पढ़ा है कि डेल्टा TB बराबर क्या होता है, TB माइनस TB नॉट। अब आप बताइए, जब आपको TB और TB नॉट का मान पता है तो वहाँ से डेल्टा TB का मान भी पता हो जाएगा। ठीक है, KB का मान भी दिया है, तो अब आपको केवल मोलल उन्नयन स्थिरांक का क्या लगाना है, सूत्र लगाना है, और वहाँ से विलेय का अणुभार पता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको लिखने का भी तरीका होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने यहाँ विलेय का भार माना है कितना, स्मॉल w, विलायक का भार, फिर देखिए विलयन का क्वथनांक दिया था, शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक जिसको TB नॉट से लिखेंगे, शुद्ध विलायक के क्वथनांक को हमेशा आप TB नॉट से ही लिखिएगा। तो क्वथनांक में उन्नयन निकाल लिया। अब यहाँ पे बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक भी देखिए 25.7 दिया है। निकालना क्या था हमको, वो है विलेय का अणुभार। अब आप इस सूत्र में देखिए, जब आप इस सूत्र में लगाएंगे तो यहाँ पर K की जगह पे KB लगा दीजिएगा। ठीक है, ये KB होना चाहिए। KB बराबर यहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया है, तो ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक पे K ही लगेगा। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी यहाँ पर K, ठीक है, ये KB नहीं बल्कि K है, क्योंकि यहाँ पे मोलर शब्द की बात किया हुआ है, तो यहाँ पर ये K दिया हुआ है। अब आपको जब ये सारी चीज़ें दी हैं तो देखिए यहाँ पर K का मान पता है, डेल्टा TB का मान पता है, कैपिटल W का मान पता है, स्मॉल w का मान पता है। तो यहाँ से हम जो है इस क्वेश्चन को लगा करके स्मॉल m का मान पता कर लेंगे और स्मॉल m का जो भी मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न जो दिया है वो दिया है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में उपस्थित है का क्वथनांक दिया है, और जल के उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है, वो भी डिग्री किलोग्राम मोल इनवर्स में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको स्मॉल w का मान दिया है, हम यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल w बराबर कितना, 12 ग्राम। ग्लूकोज को जल में घोला गया है, तो यानी कैपिटल W का मान भी दिया है, वो कितना दिया है, वो आपको दिया है 100 ग्राम। ठीक है, इसके सिवा कह रहा है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन का क्वथनांक, तो जलीय विलयन का क्वथनांक यानी विलयन का क्वथनांक दिया, तो TB आपको दिया कितना, 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और कह रहा है उन्नयन स्थिरांक की गणना किलोग्राम में करनी। याद रखिएगा हमारे पास उन्नयन स्थिरांक 2 होते, एक मोलर और एक मोलल। किलोग्राम का मतलब कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम के लिए जो उन्नयन स्थिरांक होता है वो हम किससे लिखते हैं,
उन्नयन स्थिरांक वो मोलल कहलाता है, उसको हम केबी से लिखते हैं, यानी यहाँ हमको केबी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए विलयन का क्वथनांक दिया है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक आपको मालूम होना चाहिए। विलायक कौन है, विलायक हमारा जल है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री। अब अगर आपको टीबी और टीबी नॉट का मान पता है तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे, डेल्टा टीबी का। डेल्टा टीबी का अगर आप मान निकालते हैं तो इसके लिए टीबी में से टीबी नॉट को घटा देंगे, तो टीबी का मान कितना दिया है 100.34, माइनस कर देंगे 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यहाँ पर डेल्टा टीबी का मान भी पता हो गया है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ आपका विलेय ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का अणुभार अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180। अब आपको देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें पता हैं, स्मॉल डब्ल्यू पता हो गया, कैपिटल डब्ल्यू पता हो गया, डेल्टा टीबी का मान जो कि 0.34 आया वो भी पता हो गया, और यम का मान भी पता हो गया, ग्लूकोज यानी विलेय का अणुभार। जब ये सारी चीज़ें पता हैं तो आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक का सूत्र लगाना है। आप यहाँ मोलल उन्नयन स्थिरांक का सूत्र लगाएंगे, और सूत्र लगाने के बाद देखिए हमारा पूरा प्रोसेस होते हुए फिर आंसर आ जाएगा। देखिए स्मॉल डब्ल्यू का, कैपिटल डब्ल्यू का मान, फिर यहाँ देखिए क्वथनांक में उन्नयन पता करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको शुद्ध विलायक का क्वथनांक नहीं दिया तो जल का क्वथनांक आप अपने पास से इस वैल्यू को रख देंगे। ग्लूकोज का अणुभार कैसे निकालते हैं वो पता ही है, उसका देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए हमने उसका सूत्र लगा दिया है, और सूत्र लगाने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 0.51, चूँकि साफ कहा है कि मात्रक डिग्री किलोग्राम प्रति मोल में ही चाहिए, तो देखिए लास्ट में हमने इस वैल्यू को लिख दिया है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि एक द्रव का क्वथनांक 350 केल्विन में है। अब देखिए यहाँ टेम्परेचर केल्विन में दिया है, आपको घबराना ही नहीं है। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में देगा तो डिग्री सेंटीग्रेड पे लगाइएगा, केल्विन में देगा तो केल्विन पे लगाएंगे। अब कहा एक द्रव का क्वथनांक, यानी द्रव की बात किया तो द्रव शुद्ध माना जाएगा, तो यहाँ इसका मान यानी टीबी नॉट का क्वथनांक आपको दिया कितना 350 केल्विन, ठीक है। अब कह रहा है 2 ग्राम अवाष्पशील को 100 ग्राम द्रव में घोला गया, यानी ये स्मॉल डब्ल्यू का मान है, तो चलिए स्मॉल डब्ल्यू का मान, ये विलायक है, विलायक कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। और कह रहा है देखिए यहाँ पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो गया, तो यानी विलयन का क्वथनांक भी दिया है, कितना दिया है 350 दशमलव कितना दिया है 50 केल्विन, ठीक है। इसके सिवा विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है। मोलर द्रव्यमान मतलब क्या होता है, वही स्मॉल एम निकालना है। याद रखिएगा स्मॉल एम को अणुभार कहते हैं, अणुभार जो होता है वो एक अणु का भार होता है, और मोलर द्रव्यमान वो 1 मोल का भार होता है। जब आपसे मोलर द्रव्यमान कहेगा तो भी स्मॉल एम ही निकालना है। बस याद रखिएगा मोलर द्रव्यमान का मात्रक जब भी लिखिएगा तो ग्राम प्रति मोल करके लिखिएगा, ग्राम प्रति मोल, ये मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो आइए देखिए लगाते कैसे हैं। अगर आपको डेल्टा टीबी, ये टीबी नॉट और टीबी दिया है तो यहाँ से आप डेल्टा टीबी का मान पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे वो मैंने बता दिया, टीबी में से आप टीबी नॉट को क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो आपको डेल्टा टीबी का मान मिल गया। स्मॉल डब्ल्यू का मान देखिए पता है, कैपिटल डब्ल्यू का मान भी पता है, और साथ ही साथ आपको केबी का मान भी देखिए नीचे दिया हुआ है। केबी का मान कितना दिया है, केबी का मान दिया है 2.50, ये दिया है ना। तो आपको अगर केबी दिया है तो सूत्र तो केबी का ही लगना है, और अगर आपको केबी का सूत्र लगाना है तो देखिए क्या क्या चीज़ें आपको पता हो गई हैं। डेल्टा टीबी का मान पता हो गया है, केबी का मान पता हो गया है, स्मॉल डब्ल्यू का मान पता है, कैपिटल डब्ल्यू का मान पता है। अगर ये सारे मान आप ले जा करके उस सूत्र में रख दें मोलल उन्नयन स्थिरांक के, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने वही किया है, सबसे पहले शुद्ध द्रव का क्वथनांक, फिर विलयन का क्वथनांक, ये देखिए विलेय का भार दिया है, विलायक का भार, फिर हमने क्वथनांक का उन्नयन निकाल लिया, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन निकालने के बाद यहाँ पर देखिए केबी का मान भी दिया हुआ था जो हमने यहाँ नोट किया, और मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो चूंकि आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है तो सूत्र भी आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक वाला ही लगाना है, आप लगा दीजिए। अब उसमें देखिए आपको सारी वैल्यू पता है, यहाँ से स्मॉल एम का मान निकालेंगे। याद रखिएगा स्मॉल एम को यदि अणुभार के रूप में कहेगा तो उसका मात्रक आप ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मोलर द्रव्यमान लिखेंगे तो मात्रक में ग्राम प्रति मोल ये मात्रक जोड़ना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। अब आपका यहाँ क्वथनांक पर जो भी न्यूमेरिकल था वो खत्म हो गया। हमारा अगला टॉपिक आता है हिमांक में अवनमन क्या है। देखिए हिमांक में अवनमन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आप जानिए हिमांक का अवनमन होता क्या है, हिमांक किस चीज़ को कहते हैं। अगर आप हिमांक समझ गए तो फिर आप हिमांक में अवनमन को भी आसानी से समझ लेंगे। हिमांक क्या होता है पहले वो जानिए। मान लेते हैं किसी द्रव का वाष्प दाब, सपोज करो इस समय 400 मिलीमीटर है, हमने मिलीमीटर में माना है, आप किसी और मात्रक में भी मान सकते हैं। अब किसी द्रव का वाष्प दाब 400 मिलीमीटर है, एक काम करिए उस द्रव की ठोस अवस्था का वाष्प दाब ज्ञात करिए। मान लेते हैं
ठोस अवस्था में जो वाष्प दाब है वो 100 मिलीमीटर है। अब किसी बच्चे को ये डाउट है कि ठोस अवस्था में वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है? क्योंकि ठोस अवस्था में अणु एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो वो आसानी से गति नहीं कर पाएंगे, आसानी से वाष्प नहीं बन पाएंगे, इसीलिए ठोस अवस्था में प्रायः वाष्प दाब कम ही होता है। तो मान लेते हैं किसी द्रव का वाष्प दाब अभी कितना, जब वो द्रव अवस्था में है तो 400, और शुद्ध ठोस अवस्था में उसका वाष्प दाब कितना है, 100 है। अब आप वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर वह उसका वाष्प दाब घटकर कितना हो जाए, 100 मिलीमीटर। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब घटकर उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, वही उसका कहलाता है हिमांक। तो आइए पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। देखिए हिमांक की परिभाषा देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए ऊपरी चित्र से हम हिमांक में अवनमन को भी समझते हैं। अब यहाँ पर फिर वही चित्र है जो मैंने क्वथनांक के उन्नयन के लिए समझाया था। पहले वाले चित्र में हमने शुद्ध वाष्पशील विलायक जैसे जल लिया है, अब वही चीज़ है, उसकी सतह पर पूरे अणु उसी के हैं। अब ये वाष्प बनेंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, तो ये पुनः लौटकर द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, जिसको हम वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी अणु हैं वो यही प्रक्रम को दोहराएंगे। तो यहाँ कुल कितने अणु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम मान लेते हैं कि एक अणु का वाष्प दाब अगर 50 मिलीमीटर का होगा तो यहाँ पर कुल वाष्प दाब कितने मिलीमीटर का लग गया, वो लग गया 400 मिलीमीटर का। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे चित्र में अगर आप देखें तो यहाँ पर जब विलयन मैंने बनाया, यानी जल में मैंने अवाष्पशील विलेय चीनी या नमक के अणु घोल दिए जो नीले रंग से दिखाए गए हैं। वाष्पित होते समय केवल जल के अणु ही वाष्पित होंगे, चीनी या नमक के अणु वाष्पित नहीं होंगे। तो यहाँ पर केवल देखिए कुल 5 अणु ही वाष्प दाब लगाएंगे और ये अणु वाष्पित नहीं होंगे। तो यहाँ पर वाष्प दाब जो है वो कुछ कम होगा। और मान लेते हैं एक अणु यदि 50 मिलीमीटर का दाब लगाता तो यहाँ पर वाष्प दाब कितना है, 250 मिलीमीटर। ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं कि जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है, अभी मैंने माना था 100 मिलीमीटर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों द्रवों को ठंडा कीजिए, यानी इनका टेम्परेचर कम कीजिए, और तब तक कम कीजिए जब तक ये दोनों कहाँ ना पहुँच जाएं, दोनों 100 पर ना पहुँच जाएं। और 100 मिलीमीटर पहुँचने पर जो इनका ताप होगा वही उनका हिमांक कहलाएगा। तो आप बताइए किसको ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा और किसको कम ठंडा करना पड़ेगा। देखिए पहले वाले को देखिए, इसको यहाँ 400 को 100 पर ले जाना है, यानी 300 मिलीमीटर की गैपिंग कवर करनी है, तो आपको ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ ज़्यादा यानी अधिक ठंडा करेंगे, इसका मतलब इसका हिमांक क्या होगा, अधिक होगा। जबकि इसको 250 को 100 पे लाना है तो आपको पहले वाले की तुलना में कम ठंडा करना पड़ेगा, यानी इसका हिमांक क्या है, कम है। तो आप खुद देखिए, शुरू में इस विलायक का हिमांक क्या था, अधिक था, और बाद में जब आपने उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो हिमांक में क्या हो गई है, कमी हो गई है, कम ठंडा करना पड़ रहा है। और हिमांक में हुई इसी कमी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का हिमांक, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो इस बार यफ से लिखेंगे। अब यहाँ पर शुद्ध विलायक का तो यहाँ लिखेंगे TF0, और मैंने बताया था विलायक का हिमांक क्या होता है, अधिक, अभी लिखा था। और ये जो विलयन है इसके हिमांक को हम TF से लिखेंगे, और ये विलयन का हिमांक हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो आप बताइए हिमांक में कितने की कमी हुई, यानी डेल्टा TF निकालने के लिए अधिक में से यानी TF0 में से हम TF को क्या करेंगे, घटा देंगे, और यही हमारा कहलाता है हिमांक में अवनमन। तो देखिए इसको लिखने का तरीका भी यहाँ दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले बता रहा है कि किसी भी द्रव का हिमांक निश्चित होता है, जैसे जल का हिमांक निश्चित है, कब तक, जब तक उसमें आप कुछ मिलाएंगे नहीं। लेकिन जब आप किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो जो विलयन का हिमांक है वो शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी कमी को हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। तो शुद्ध विलायक का हिमांक और विलयन के हिमांक का जो भी अंतर आएगा वो कहलाएगा हिमांक में अवनमन, जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा TF से। फिर वही हमने जो माना था कि अगर हमारा वाष्पशील विलायक शुद्ध है तो उसका हिमांक TF0 है, और इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाकर बनाए गए विलयन का हिमांक अगर TF हो तो देखिए यहाँ पे हिमांक का अवनमन कितना हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर TF0 माइनस TF। ठीक है। और यहाँ से दिमाग में एक चीज़ बैठा भी लेना है कि अगर हमने अपने वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया है तो इसके हिमांक में कमी आनी ही आनी है। ठीक है। अब इसके बाद फिर वही चीज़, अगर आपने क्वथनांक में उन्नयन को अच्छे से समझा है तो सेम वही चीज़ अब यहाँ रिपीट होगा। हिमांक का अवनमन तथा मोललता में क्या संबंध है, ठीक वही संबंध है जो क्वथनांक के उन्नयन में था। अंतर क्या है, पिछली बार हम लोगों ने क्या लिखा था क्वथनांक में उन्नयन के लिए, हम लोगों ने लिखा था डेल्टा TB, अब उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा TF।
दूसरा वहाँ मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी आया था, यहाँ पर क्या लिखेंगे के एफ। बस इतना ही अंतर है, बाकी पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका वही आएगा। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। देखिए वही चीज़ है जो आपने ऊपर पढ़ा था कि प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि जो विलयन का हिमांक में जो अवनमन होगा वो विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टी एफ अनुक्रमानुपाती यम है। अगर आपको याद होगा तो कुछ देर पहले हम लोगों ने बॉयलिंग के लिए भी यही पढ़ा था, बस जहाँ जहाँ डेल्टा टी एफ लिखा है वहाँ वहाँ डेल्टा टी बी था, और जहाँ के एफ है वहाँ पे क्या था, के बी। अब यहाँ के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। फिर वही चीज़ हम मान लेंगे कि विलेय का भार और विलायक का भार स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम है और विलेय का अणुभार स्मॉल एम है। तो आप ये बताइए, अगर आपको विलेय का भार पता है और विलेय का अणुभार पता है तो क्या विलेय के मोलों की संख्या निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। और विलायक का भार डब्ल्यू ग्राम है, चूँकि मोललता निकालने के लिए हमको किलोग्राम चाहिए होता है, इसलिए डब्ल्यू ग्राम को देखिए हमने 1000 से क्या कर दिया, भाग दिया है। अब इसके बाद हम लोग मोललता का सूत्र लगाएंगे, और मोललता का सूत्र लगाने के बाद विलेय के मोलों की संख्या देखिए ये वैल्यू ऊपर लिख दिया, विलायक का भार किलोग्राम में रख दिया, और यहाँ से जो भी यम का मान आएगा वो ले जाके जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये समीकरण प्राप्त होने के बाद हमारे सामने फिर वही दो प्रश्न आएंगे कि मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है और मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। तो देखिए अगर आप इस सूत्र को देखें तो इस सूत्र से ज़रा आप बताइए के एफ बराबर क्या हो जाएगा। तो के एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ, और डेल्टा टी एफ में गुणा कितने का होगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम का, स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, और भाग कितने से करेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है कितने से, 1000 गुणे क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू। ये तो हो गया मोलल अवनमन स्थिरांक का सूत्र। लेकिन मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए फिर वही चीज़ जैसा आपने उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा में लिखा था, हम वाष्पशील विलायक का पिछली बार कितना लिए थे मोलल के लिए, मोलल के लिए 1000 ग्राम लेते हैं और मोलर के लिए हम 100 लेते हैं, और इसमें हमने अवाष्पशील विलेय का कितना मोल घोला था, 1 मोल। तो अगर हम किसी भी वाष्पशील विलेय, ये 1 मोल विलेय है, किसी भी अवाष्पशील विलेय का कितना, 1 मोल, वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में जब घोलेंगे तो हिमांक में जितनी भी अवनमन होगा वही कहलाएगा उसका मोलल अवनमन स्थिरांक। तो देखिए परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो भी अवनमन होगा उसे उस विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे। ये परिभाषा हूबहू उन्नयन स्थिरांक के जैसी ही है, बस वहाँ हमने उन्नयन लिखा हुआ था और यहाँ पर अवनमन है। इसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं, और पिछली बार उन्नयन के लिए हमने के बी लगाया हुआ था। ठीक है, उसका देखिए ये वही सूत्र है जो उन्नयन वाला था, बस यहाँ जहाँ के एफ है वहाँ के बी पहले था, और जहाँ डेल्टा टी एफ अभी लिखा हुआ वहाँ डेल्टा टी बी था। सूत्र वही है, मात्रक भी देखिए वही है। और मैंने तब भी बताया था कि के बी का मात्रक निकालते समय के बी का जो मात्रक होता है, जो मान केल्विन के पदों में होता है वही मान डिग्री सेंटीग्रेड के पदों में होता है। तो न्यूमेरिकल लगाते समय आपको टेम्परेचर जिस पद में भी दिया होगा आप उसको दूसरे पद में ना बदलें। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्वेश्चन लगा दीजिएगा, और अगर केल्विन में दिया होगा तो केल्विन में क्वेश्चन लगा देंगे। अब अगर यहीं पर मान लेते हैं कि बदलाव करके मोलर पूछ ले, तो मोलर के लिए हम लोगों ने परिभाषा में मान लेते हैं मोलर की जगह पे अगर हमसे कह दिया मोलर अवनमन स्थिरांक बताइए, तो परिभाषा में क्या करना है, देखिए ये 1000 की जगह पे कितना कर देना है, 100 कर देना है। और दूसरा जहाँ पे आपने के एफ लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, के, और इस सूत्र में भी यहाँ पर 1000 की जगह पे कितना कर देंगे, 1000 की जगह पे आप कर देंगे यहाँ पर 100। ठीक है, और ये जो के एफ है इसकी जगह पर हो जाएगा के। तो देखिए नीचे यहाँ पर परिभाषा उसकी भी मैंने यहाँ मेंशन की हुई है कि मोलर करने पे आपको वाष्पशील विलायक का कितना दिया जाएगा, वो है 1000 ग्राम। अवाष्पशील विलेय का 1 ही मोल घोलना है, और अब जो हिमांक में अवनमन होगा वो उसका मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। ठीक है, सूत्र में भी देखिए अब चूंकि 100 ग्राम आपने लिया था तो यहाँ पर 100 से भाग किया गया है। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछता है देख लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ एक प्रश्न दिया है कि एक पदार्थ के 0.304 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में इतने की कमी हो गई है, यौगिक का अणुभार निकालना है, और 100 ग्राम जल के लिए आणविक अवनमन स्थिरांक दिया है। ठीक है, अब इस प्रश्न को लगाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, विलेय पदार्थ का भार दिया है तो ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू, विलायक का भार दिया है ये हो गया हमारा कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, हिमांक में अवनमन हुआ, कमी हुई है, हिमांक में कमी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ का मान यहाँ पर जो भी आपको मिला है उस चीज़ को देख, इसके बाद आपको यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है। यौगिक का अणुभार मतलब आपको स्मॉल एम ज्ञात करना है, और 100 ग्राम जल के लिए अवनमन स्थिरांक दिया। अब देखिए 100 ग्राम जल
तो परिभाषा में 100 ग्राम विलायक किस में लिया गया? मोलर में। तो यानी आपको मोलर अवनमन स्थिरांक यानी के का मान भी दिया है। अगर इतनी चीज़ें दिया है तो चूंकि आपको मोलर अवनमन स्थिरांक दिया है तो आपको इसी मोलर अवनमन स्थिरांक का ही सूत्र लगाना है। अब इस सूत्र में जो जो चीज़ें आपको पता है ये देख लेते हैं। के का मान हमको पता है, डेल्टा टी एफ का मान दिया है, कैपिटल डब्ल्यू का मान पता है, स्मॉल डब्ल्यू का मान पता है, तो आप यहाँ से स्मॉल एम का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि पदार्थ का भार आपने कैसे लिखा। ठीक है, विलायक का भार देखिए डेल्टा टी एफ का मान दिया था, मोलर अवनमन स्थिरांक दिया था, आपने उसका सूत्र लगाया और यहाँ से यम का मान निकाला और ये देखिए पदार्थ का अणुभार आ गया 59.2। अगर यही पदार्थ का मोलर द्रव्यमान पूछता तो भी मान इतना ही आता, मात्रक आपको ग्राम प्रति मोल जोड़ना पड़ता। ठीक है, आते हैं दूसरे प्रश्न पे। यहाँ इस प्रश्न में दिया है कि एक वैद्युत अनपघट्ट के 2 ग्राम को 60 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी होती है। इसका अवनमन स्थिरांक दिया है और मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए क्या करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें दिया है। सबसे पहले विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू दिया है, 60 ग्राम बेंजीन में घोला गया, कैपिटल डब्ल्यू का दिया है, हिमांक में कमी दिया है यानी डेल्टा टी एफ का मान भी यहाँ दिया हुआ है, हिमांक में अवनमन दिया है, डेल्टा टी एफ का मान दिया है, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया है। अब देखिए अवनमन स्थिरांक कौन सा वो नहीं बता रहा कि मोलर है कि मोलर है, लेकिन अगर आप इसके सूत्र को देखेंगे तो यहाँ पे किलोग्राम लिखा है। किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है और 1000 ग्राम मोलर के लिए प्रयुक्त होता है, यानी ये मान दिया है किसका? के एफ का। और आपको मोलर द्रव्यमान यानी यम निकालना है। तो आप बताइए अब सूत्र कौन सा लगेगा? अब सूत्र आप के एफ वाला लगाएंगे और के एफ का सूत्र क्या होता है? के एफ बराबर क्या होता है? देखिए के एफ बराबर होता है डेल्टा टी एफ इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या मान आपको पता है, चलिए देख लेते हैं। हमको के एफ का मान दिया है, डेल्टा टी एफ का मान दिया है, कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है, स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है और हमको निकालना क्या है? स्मॉल एम यानी मोलर द्रव्यमान का मान। तो निकल जाएगा ये। लिखने का तरीका देखिए, आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखिए जो जो चीज़ें दिया था सब आप इसको देख लीजिए, लिखा हुआ मिलेगा। और इसके बाद ये सूत्र देखिए के एफ वाला लगाया था और यहाँ से हमने मोलर द्रव्यमान निकाल लिया। और मोलर द्रव्यमान का मात्रक जरूर मेंशन कीजिएगा, वो होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अगर अणुभार कहता तो भी मान इतना ही मिलता, वहाँ पर मात्रक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसका मात्रक यूनिफाइड होता है, जिसको ना भी लिखेंगे तो माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। वो हमारा है कि अगर हमको 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका अणुभार भी आपको दिया और इसको 600 ग्राम जल में मिलाया गया, तो हमको यहाँ पे 2 चीज़ें निकालनी। एक तो विलयन का हिमांक में अवनमन कितना हुआ वो निकालना है और दूसरा हिमांक निकालना है। अब देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ क्या क्या चीज़ दिया देखिए। सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है, जल में घोला गया 600 ग्राम जल में यानी कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है, विलेय का अणुभार भी दिया यानी स्मॉल एम का मान दिया है, विलयन के हिमांक में अवनमन भी निकालना है और हिमांक की गणना करनी है और के एफ का मान भी देखिए यहाँ दिया, जल का के एफ मान। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो निकालना है डेल्टा टी एफ और दूसरी चीज़ जो निकालनी है वो आपको विलयन का हिमांक भी निकालना है। विलयन का हिमांक क्या होता है? टी एफ। तो आपको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर चूँकि के एफ का मान दिया तो आप के एफ का सूत्र लिखेंगे। के एफ का सूत्र क्या होता है? के एफ बराबर होता है डेल्टा टी एफ इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें दिया है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको दिया वो देखिए, के एफ का मान प्रश्न में दिया हुआ है, यम का मान देखिए यहाँ पर यम का मान ये दिया हुआ था, कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है, स्मॉल डब्ल्यू का मान वो भी दिया है। तो अगर आप इस सूत्र से करेंगे तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा? डेल्टा टी एफ का मान, यानी हिमांक में अवनमन ये निकल जाएगा। तो एक आंसर हमारा हो गया, डेल्टा टी एफ का मान निकल गया है। अच्छा, जब डेल्टा टी एफ का मान आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी चीज़ें हैं, और यहाँ पर डेल्टा टी एफ का मान आने के बाद, ठीक है, जब आपको डेल्टा टी एफ मिल जाएगा तो दूसरा काम ये कीजिएगा, डेल्टा टी एफ बराबर होता क्या है? डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, अब आपको अगर डेल्टा टी एफ का मान पता है, सपोज करिए कि डेल्टा टी एफ का जो मान आया है वो कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं 2.25, ये निकल गया है। टी एफ नॉट क्या है? टी एफ नॉट है शुद्ध विलायक का, क्या है? शुद्ध विलायक का।
और शुद्ध विलायक का हिमांक कितना होता है? शुद्ध विलायक कौन है? जल है। जल का हिमांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कहा है तो केल्विन में आप कितना लिख देंगे? 273 माइनस TF। अब आप सब लोग बताओ, यहाँ से TF बराबर आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? TF बराबर क्या हो जाएगा? TF बराबर हो जाएगा 273 माइनस 2.25। आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आएगा 270.75 केल्विन। और ये जो TF है ये क्या कहलाएगा? विलियन का हिमांक कहलाएगा। लिखने का क्या तरीका है वो आपको यहाँ पर देख लीजिए, दिया हुआ है। एथिलीन ग्लाइकॉल से देखिए यहाँ पर जो भी पदार्थ था उसका हमने भार लिखा, अणु भार लिखा, फिर उसके बाद जो मान दिया था करके हमने यहाँ पे सूत्र लगाया। और सूत्र लगाने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने डेल्टा TF का मान निकाल लिया, जो आया 2.25 केल्विन। अब जब डेल्टा TF का मान हो गया तो देखिए हमने शुद्ध जल का हिमांक अपने पास से रखा है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चूंकि केल्विन में था तो हमने केल्विन में रख दिया। अब हिमांक का अनुमान का ये सूत्र लगाएंगे, डेल्टा TF बराबर क्या होता है? TF नॉट माइनस TF, वैल्यू रखेंगे और देखिए यहाँ से आपको विलियन का हिमांक पता हो जाएगा। उम्मीद है आज आपको वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सब समझ में आ गया है। अब विलियन में जो बचे हुए हमारे कुछ हेडिंग्स हैं जैसे हेनरी का नियम, पराशर दाब और इन पर जो अंकित प्रश्न हैं वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। आप सभी को एग्ज़ाम की शुभकामनाएं। धन्यवाद।